द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम में हमने जरा बात की कि किस तरह आप अपने ईद कुर्बां पे जो आपका जज्बा है लोगों की मदद करना उसको मजीद तकवीत दे सकते हैं। ऐसी जगहों पे अपने कुर्बानी का जो जानवर है उसका गोश्त फराहम किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। हम बात कर रहे हैं अंदरून सिंध के उन इलाकों की जहाँ 10 में से 6 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तो अगर आप चाहें हम सबका पाकिस्तान.pk पे जाके अपना सदका और अपना कुर्बानी का जानवर यू कैन इंश्योर कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप उसकी कुर्बानी इंटीरियर सिंध में करें। और आज जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि वर्ल्ड ब्रेन डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी दिमागी सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ इसमें इमोशंस और मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि कई ऐसे अमराज हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम द जियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची, जनाब डॉक्टर बशीर सुमरो साहब, और हम खुसूसी तौर पर इनसे बात करना। डॉक्टर बशीर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर बशीर, पार्किंसंस डिजीज आसाबी बीमारी है, दिमागी बीमारी है, इसके हवाले से बहुत सारे खदशात हैं, मिथ्स हैं, तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्जैक्टली इसका ऑनसेट कैसे होता है और इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है। जी, पार्किंसंस डिजीज एक ऑर्गेनिक बीमारी है जो दिमाग की बीमारी बेसिकली, और जिसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो 50 साल से ऊपर या 60 साल के ऊपर के लोगों में दिमाग के अंदर एक खलिए होते हैं जिसको सस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं, और उसके अंदर न्यूरो डीजनरेशन शुरू हो जाती है और न्यूरॉन्स लॉस होना शुरू हो जाता है। पार्किंसंस बेसिकली जब केमिकल की कमी हो जाए, कुछ केमिकल कम हो जाए जिसको डोपामीन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे मोटर फंक्शंस खत्म हो जाते हैं और हमारा जिंदगी से प्लेजर खत्म हो जाता है, हमारा इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। और एक चीज ऐसी होती है जिसको कोलिनर्जिक माइंस कहते हैं, वो जब ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो हमारा जो है हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मींस कि हमारा जिस्म जो है हिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली पार्किंसंस डिजीज जो है एक राशा की बीमारी है जिसमें 3-4 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। नंबर 1 के बैठे बैठे हाथ में आपको राशा आ जाना शुरू हो जाए या टांग में राशा आ जाना शुरू हो जाए, और आपकी मूवमेंट स्लो हो जाए, मींस कि आपको ब्रेडिकाइनेजिया हो जाए, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो जाए और आपका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाए, तो उसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज के साथ साथ बहुत सारे नॉन मोटर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सूंघने की सलाहियत चली जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और कब्ज हो जाना। तो इसको हम कुछ कहते हैं कि मोटर सिम्टम्स है, कुछ नॉन मोटर, और जिंदगी से और नॉन मोटर सिम्टम्स का आपने यहाँ पे जिक्र किया। डॉक्टर साहब, वापस जाना चाहूंगी आपकी इनिशियल कमेंट पे, जब आपने कहा कि डोपामीन लेवल्स जब बॉडी में कम हो जाते हैं। डोपामीन आपके प्लेजर सर्किट्स को लाइट अप करता है, जिंदगी में इनिशिएटिव, खुशी, खुश मिजाजी, सब डोपामीन की वजह से है। लेकिन कई दफा जैसे कहते हैं कि मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर्स जब दवाइयां रेकमेंड करते हैं उसमें डोपामीन को, बिकॉज इसको कहा जाता है कि जी आपकी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस है, तो क्या पार्किंसंस डिजीज के इलाज के लिए भी इसी तरह डोपामीन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं? जी, पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें आउटसाइड डोपामीन दी जाती है, जिसमें आप हमें यूज करा रहे होते हैं कि डोपामीन के साथ एक और दवा होती है जो, क्योंकि अगर आप डोपामीन डायरेक्ट देंगे तो वो डीकार्बोक्सिलाइड हो जाती है और ब्रेन में पहुंचने से पहले ही वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके साथ एक और दवा ऐड करके देते हैं ताकि प्रोलॉन्ग ब्रेन को मुतादिद रफ्तार से मिलती रहे और लोगों में खुशी और प्लस प्लेजर एंड इनिशिएटिव, और साथ में उनके मोटर एक्टिविटी बेहतर हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर बशीर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि डोपामीन की कमी और ये एक ऑर्गेनिक डिजीज है, आहिस्ता आहिस्ता ये डीजेनरेटिव तरफ आपको ले जाती है। क्या कोई हमारा खास तर्ज जिंदगी होता है जिसकी वजह से कुछ लोग ज्यादा प्रोन है पार्किंसन डिजीज के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत उम्र रसीदा लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन वो काफी फाल होते हैं, वो रोजमर्रा अपनी जिंदगी को बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ को उसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि वेस्ट में हमने देखा है कि पार्किंसंस का ऑनसेट बहुत ज्यादा है। तो क्या हमारी तर्ज जिंदगी, क्या हमारा मौसम, हमारे यहाँ का वेदर, हमारा ओवरऑल सिस्टम हमें एक तरह से ढाल बनता है पार्किंसंस के खिलाफ हमारी?
जी, हमारे यहाँ ये देखें कि हमारे यहाँ जो एज ग्रुप है ना, हम तो हमारा और वेस्ट का अगर एज ग्रुप कंपेयर करें तो वेस्ट में जी जो एज ग्रुप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू। सही। पाकिस्तानी एवरेज बंदा जो है वो 60 से 65 साल के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है, जबकि वेस्ट में 80 साल 90 साल के लोग जिंदा होते हैं। तो इसीलिए उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वहां पे पार्किंसंस ज्यादा देखी जा रही है, मगर ये सही। न्यूरो डीजेनरेटिव है। और ये प्राइमरी पार्किंसंस है। अगर सेकेंडरी पार्किंसंस हो जाए, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इंसेफेलाइटिस हो जाए जी या चोटें ज्यादा लगने लगे या आप किसी वजह से आप डोपामिन को एंटागोनाइज करने के लिए आप दवाओं का इस्तेमाल करें, तो वो सेकेंडरी पार्किंसंस हो जाती है, उसको सही। पार्किंसोनिज्म कहते हैं। और सही। हमारे यहाँ जो प्रेवलेंस है वो सेकेंडरी पार्किंसंस का भी इसलिए ज्यादा है कि हमारे यहाँ अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसमें बेसल गैंग्लियन में ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं, इस्कीमिक चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सही। पार्किंसनिज्म। क्या मगर जो हमारे पास क्लासिकल कोई ऐसे जी क्या हमारे पास कोई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्या हम अपनी डाइट में, हमारी तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं जिसकी वजह से वी कैन अवॉइड पार्किंसंस डिजीज, यानी हम उसको अपने आप पे हावी होने से, अटैक होने में, ये हेल्थ कंडीशन डेवलप होने से क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमारी लाइफ में है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बीमारी में फिजिकल एक्टिविटी का बहुत मेजर रोल है। तो आप अगर एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, मेंटली बहुत एक्टिव हैं, तो आपको पार्किंसंस नहीं होगा। मगर कुछ लोग जीन्स के तौर पे जेनेटिकली प्रोन होते हैं, तो उनको पार्किंसंस हो सकता है, क्योंकि ये फेमिलियल डिजीज भी है साथ में। और कुछ सही। डाइट ऐसी है, हेल्दी डाइट्स हैं, जिसमें इस्तेमाल जो नट्स का है वो ज्यादातर अगर आप पीनट्स खाएं या आप एलिमेंट्स खाएं तो थोड़ा सा प्रिवेंटिव रोल। एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं कि इसको प्रिवेंट करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी ग़िज़ाओं में है, सब्जियों में भी है, आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में, साथ में आपको अपना हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेडेंटरी सही। लाइफ को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि हम अक्सर फिजिकल एक्टिविटी की तो बात कर रहे होते हैं, ग़िज़ा के थ्रू भी हम, और क्योंकि ओवरऑल पार्किंसंस के अलावा भी आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ एक चीज़ जिसको हमने बहुत अहमियत अब देना छोड़ दी है या गैर अहम समझने लगे हैं, वो है हमारा आराम करने का वक्त और सोना, यानी हमारी नींद। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, नींद पूरी करना और रेस्ट पूरा लेना, ये कितना अहम है? एक नॉर्मल इंसान के लिए 6 से 8 घंटे का स्लीप पैटर्न अच्छा, और जिसको क्वालिटी स्लीप कहते हैं, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सही। उसमें भी आपको बायोलॉजिकल स्लीप लेनी चाहिए। हमारे यहाँ अब अल्टर हो गया कि नेचर के अगेंस्ट जाने लगे हम, दिन में सोते हैं और रात में नहीं सोते। तो हमारे पास जो रात में जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमने उसको अल्टर कर दिया है और हमारे पास ये सारे मोबाइल गैजेट्स आ गए हैं, तो फोटोजेनिक लाइट हम उसको देके दिमाग के अंदर जो एक मेलाटोनिन का सीक्रेशन है उसको कम कर दिया हमने, तो सही। उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है स्लीप के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर बशीर, इज़ इट ट्रू, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था और मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप इसकी वज़ाहत करें कि जैसे आपने कहा कि अगर हम रात में नहीं सोते, रात को 10-11 बजे तक अगर हम सो नहीं गए, तो सर्टेन हार्मोन, सर्टेन सिक्रीशन, सर्टेन केमिकल बैलेंसेस इन आवर बॉडी, जिसमें आपने डोपामाइन का ज़िक्र किया, सेरोटोनिन की बात की, ये एक ख़ास वक़्त ही हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं। और अगर आपने वो स्लीप साइकिल मिस कर दिया, तो फिर अगले दिन, तो लोग ये एहसास कर सकते हैं कि जब वो रात को लेट सोते हैं, जब अपनी नींद पूरी नहीं करते, बेशक वो दिन में 6 घंटे क्यों ना सो जाएं, वो उन्होंने विंडो मिस कर दी है of these very important chemicals to be released in their body. Is this true? Yes, this is true because in our hypothalamus में हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें जो अर्ली राइजर होते हैं उनके जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो अच्छी तरह सीक्रेट होते हैं, और वो जैसे जैसे दिन बढ़ता है 4 बजे शाम में और 7 बजे शाम के दरमियान वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं जो हमें सुबह में चाहिए होते हैं, और शाम 7 बजे से लेके रात सुबह 7 बजे तक अच्छे हार्मोन्स चाहिए होते हैं जो हमारे सीक्रेट होते हैं, वो अंधेरे की वजह से होते हैं।
तो हम वो साइकिल यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ज़हनी बीमारियां जन्म लेती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से। बिल्कुल। डॉक्टर बशीर, एक और चीज़ की तरफ आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी, इलैबोरेशन चाहूँगी। जब हम बात करते हैं कोर्टिसोल की, अभी भी आपने जिक्र किया कि पार्किंसंस डिजीज़, खासतौर पर जो सेकेंडरी पार्किंसंस की अलामात पाई जाती हैं हमारी पॉपुलेशन में, उसकी वजह ये है कि अनकंट्रोल्ड, अनडिटेक्टेड हाई ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा है और लोगों को पता नहीं है। इसके ज्यादा होने से बॉडी में जो कोर्टिसोल रिलीज होता है, जो इंसान को एक सर्वाइवल मोड में रखता है, स्ट्रेस में रखता है, ये तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में वो निजाम पैदा किया था कि जब इंसान खतरा महसूस करे तो बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होती है और आपको फौरी तौर पे आपकी हिस्सों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आप खतरे से भाग सके, अपना बचाव कर सकें। प्रोलॉन्ग पीरियड में अपने आप में वो कोर्टिसोल की हाई लेवल्स रखना, स्ट्रेस लेवल्स हाई होना, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, खासतौर पे ज़हनी अमराज के ऑनसेट को लेकर? जैसे अगर कोर्टिसोल किसी का ज्यादा हाई रहता है, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ के लिए खतरा बन सकती है। एक तो कोर्टिसोल की ज्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है। दूसरा ये कि आपकी शुगर लेवल्स बहुत हाई हो सकती हैं, तो आप शुगर के मरीज भी बन सकते हैं। तीसरा ये कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इनडायरेक्टली कोर्टिसोल से ही कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आपके जो फैटी वो जो कन्वर्जन है वो भी ज्यादा हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती भी हो सकती है। तो कोर्टिसोल एक होना भी इम्पोर्टेंट है और उसकी ज्यादती होना आपके लिए नुकसानदेह होती है। अच्छा, कोर्टिसोल का जो सीक्रेशन है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सर्ज मिलती है और शाम 4 बजे तक आपकी वो सर्ज जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए कोर्टिसोल का भी एक बैलेंस होता है कि अर्ली राइजर्स को अच्छा मिलता है और जो बैड राइजर्स हैं उनको नहीं मिलता, उनको बैड कोर्टिसोल मिलता है। डॉक्टर बशीर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ चाय का, कॉफी का, कैफीन का इस्तेमाल बहुत होता है और लोग अक्सर कहते हैं कि जी मेरा जहन, मेरा दिमाग जागता नहीं है जब तक मैं चाय की 2 प्याली ना पी लूं। ये लॉन्ग रन में हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, कुछ स्टडीज अभी जो आई हैं कैफीन इंटेक के लिए, खास करके कॉफी के लिए, वो ये कहा जाता है कि वो कॉफी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स है और वो वेस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। मगर हर चीज में जो ज्यादती है ना वो खराब है, तो लिहाजा हमें हर चीज से अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव नहीं जाना चाहिए। 1 से 2 कप या 3 कप तक तो आप ले सकते हैं कि वो आपके वेस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखती है। और दूसरा और आखिरी कप दिन का चाय का या कॉफी का किस वक्त ले ताकि हमारी रात की नींद अफेक्ट ना हो? आखिरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 5 बजे के बाद कॉफी इंटेक और जो चाय का इंटेक है या एनी अदर अब्यूजिंग ड्रग्स हैं उसको अवॉइड करें, ताकि रात को आपको अच्छे हार्मोन्स मिले और आपका ब्रेन स्टिमुलेट ना रहे हर वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर हमारे साथ मौजूद होने का। हम खामा हर वक्त गैजेट्स को बुरा भला कहते रहते हैं, उसकी ब्लू स्क्रीन यकीनन हमारे नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, लेकिन रात के वक्त की क्वालिटी, पूरी नींद हमारे लिए बहुत अहम है। और डॉक्टर बशीर ने तो 5 बजे का कहा, कुछ स्टडीज यहाँ तक कहती हैं कि आपकी बॉडी में तकरीबन 8 घंटे तक कैफीन के इम्कानात और असरात रहते हैं। तो कोशिश करें कि दोपहर 2 बजे या 3 बजे के बाद आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप रात के वक्त प्रॉपर एक डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप ले सकें। इसी के साथ साथ अपने जहन का, अपने दिमाग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि अल्लाह ताला हमें जितनी भी उम्र दें, जितना भी हमारे पास वक्त हो, हम उसको फाल तरीके से, इंडिपेंडेंटली और भरपूर तरीके से गुजार सकें, बजाय इसके कि हम डिपेंडेंट हो जाए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाए। अल्लाह ताला की इन नेमतों को, इनका शुक्र अदा करना चाहिए और इसको मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इसकी कदर करनी चाहिए। एक छोटा सा, we'll be right back.